ठीक है बेटा। तो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन कहाँ आएगा? प्रेजेंट स्क्रीन। अच्छा, आप जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस। ओके। अब देखो, जो भी बात होगी काइंडली माइक का इस्तेमाल करना, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कोई नहीं करना, क्योंकि अब मुझे किसी का भी चैट मैसेज नजर नहीं आएगा। ठीक है। और प्लीज बिना यस नो के बात मत करना, यस नो के साथ ही पढ़ना, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट रह सके, तब लगे कि सब जिंदा हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से हम लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन कर रहे थे, जिसमें हमने हेलोजनेशन और नाइट्रेशन ये दो कर लिए थे। एम आई राइट? यस सर। ओके। तो अब इसके बाद आगे चलेंगे। नंबर 3 हम देखने जा रहे हैं, एंड दैट इज सल्फोनेशन। अच्छा देखो, सल्फोनेशन क्या है, कैसे होने वाली है, क्या है सिलसिला सल्फोनेशन का। तो सल्फोनेशन का मतलब, जैसे नाइट्रेशन का मतलब है नाइट्रेटिंग एजेंट, यानी NO2 को ऐड करना मॉलिक्यूल पर, वैसी सल्फोनेशन का मतलब है सल्फोनेटिंग एजेंट को ऐड करना। ठीक है ना? यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिंग सल्फोनेटिंग एजेंट। सल्फोनेटिंग एजेंट हम ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा, अब सल्फोनेटिंग एजेंट क्या चीज है? SO3H को हम सल्फोनेटिंग एजेंट कहते हैं, या आपने इसको HSO3 भी लिखा देखा होगा, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? अच्छा, ये रिएक्शन हम किस तरीके से करवाने वाले हैं? ये रिएक्शन हम करवाएंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इस रिएक्शन के लिए हम यूज करने वाले हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड SO3 गैस। ठीक है ना? आमतौर पे ये इसका मिक्सचर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज होने पर SO3 गैस देता है, तो हमारे लिए ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। SO3 गैस को बनाना या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हासिल करना इज नॉट अ बिग डील फॉर अस। ठीक है ना? अच्छा, अब रिएक्शन हो कैसे रहा है, रिएक्शन का तरीकेकार देख लो। हम बेंजीन का रिएक्शन करवाने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब हम बेंजीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो वी गॉट बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक कंपाउंड हमें हासिल होता है। लेट मी ड्रॉ दिस। ओके, एक कंपाउंड हमें हासिल हुआ बेटा SO3H। ठीक है ना? और SO3H हासिल होने के बाद हम इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड हमें हासिल होता है। बेंजीन सर सल्फोनिक आपकी आवाज एसिड। कट कट के आ रही है। बेटा ये इशू क्या सबको हो रहा है? नो सर। नहीं सर, सही आ रही है। नहीं सर, ओके सही आ रही है। बेटा, अगर मेरी आवाज किसी एक के पास कट रही है, तो दैट मींस मे बी आपके शायद नेट का इशू हो, क्योंकि अगर मेरी तरफ से नेट का इशू होता तो ये प्रॉब्लम सबको होती। प्लीज चेक। और अगर क्लास के दौरान बेटा किसी को आवाज का प्रॉब्लम हो, तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा उसी वक्त। ठीक है? माइट भी मेरी तरफ से नेट का इशू हो सकता है, तो हम उसे रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, अब मैं मूव कर रहा हूँ मैकेनिज्म की जानिब। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? वैसे तो ऑलमोस्ट आपने दो रिएक्शन के मैकेनिज्म लिखे हैं, तो यू नो वेरी वेल कि मैकेनिज्म इतना मुश्किल नहीं है। मैकेनिज्म आप लिख सकते हो किसी का भी। ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ, इन रिएक्शन में एक मरतबा मैकेनिज्म समझ में आ जाने के बाद सेकंड स्टेप जो मैकेनिज्म का है ना, वो लिखना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है फर्स्ट और थर्ड स्टेप का जरा सा, और थर्ड से ज्यादा मुश्किल मैं समझता हूँ फर्स्ट स्टेप लिखना है थोड़ा सा डिफिकल्ट।
मैकेनिज्म का। तो मैं आपको पहले फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है विद अनदर सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, इससे पहले नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन दोनों में जो हमारा स्टेप नंबर 1 था, उसमें रिएजेंट ने कैटलिस्ट से रिएक्शन किया था। यानी सबसे पहले स्टेप में रिएक्शन कैटलिस्ट के साथ हो रहा था। अब अगर यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, तो इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रिएजेंट एज वेल एज कैटलिस्ट, यानी कि दोनों काम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड खुद कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि इट इज अ सेल्फ कैटलाइज रिएक्शन, यानी कि ये खुद से ही रिएक्शन कैटलाइज्ड होगा। इसमें कोई अदर कैटलिस्ट की हमें जरूरत नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ इस रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा बहुत हीट करते हैं। हीट करने के नतीजे में हमारे पास हासिल होता है SO3H पॉजिटिव, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, और साथ में हमें हासिल होता है HSO4 नेगेटिव, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, और वाटर भी हमें हासिल हो जाता है। अच्छा, अब देखो इसका मैं मैकेनिज्म आपके सामने लिखता हूँ कि ये हो किस तरीके से रहा है। होता कुछ इस तरह से, सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर बना लें, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा अब चूंकि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो मॉलिक्यूल हैं, तो हम दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं इसके। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या, होगा ये कि हम इसको यहां पर से वाटर रिमूव होगा। अच्छा, कैसे रिमूव होगा, एक मॉलिक्यूल OH प्रोवाइड करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल H प्रोवाइड करेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे ये चीज फिक्स नहीं है कि कौन OH प्रोवाइड करने वाला है, कौन H प्रोवाइड करने वाला है। बस एक मॉलिक्यूल ने OH देना है और दूसरे मॉलिक्यूल ने H देना है, इतना याद रखो। ये है सेल्फ कैटलाइजेशन, यानी कि इसी में से इटसेल्फ वाटर की डिकम्पोजिशन होगी। ठीक है, अच्छा अब वाटर, इन दोनों में से ये OH और यहाँ से H मिलकर क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास वाटर। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसमें क्या रह गया, देखो जरा, एक S, 3O और एक H, यानी यहाँ पर रह गया SO3H। ये है हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से OH रिमूव होने के बाद OH इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो जब यहाँ से नेगेटिव चला जाएगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली सिर्फ क्या रह जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव रह जाएगा। अच्छा, अब दूसरे मॉलिक्यूल में देखो क्या है, 4 ऑक्सीजन है और एक S और एक H है, तो ये हमारे पास आ जाएगा HSO4 नेगेटिव। OH कंबाइंड फॉर्म में तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन OH में अगर सिर्फ H की बात करें तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो जब इस वाले मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर गया, तो यहाँ पर पीछे क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा सबको, स्टेप नंबर 1। बेटा स्टेप नंबर 1 क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके। तो अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास मैकेनिज्म का है। वी ऑल नो कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमने हासिल किया है SO3H, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर। ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे अटैक करता है SO3H पॉजिटिव। अब इसके बाद वी ऑल नो कि ये पाई कॉम्प्लेक्स स्टेज है। पाई कॉम्प्लेक्स के बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स वाली स्टेज आती है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो थ्रू आउट द रिंग बेंजीन में रोटेट करता है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है SO3H और यहाँ पे से रिमूव हो रहा है H। अब मुझे एक बात बताएं, ये वाला जो मैंने स्टेप लिखा है सेंटर में ब्रैकेट वाला, क्या सर ये ये वाला सबको स्टेप क्लियर है? दोबारा समझा दें। ओके, मैं इसको पूरा एक्सपेंड कर देता हूँ फिर, जैसा मैंने क्लास में किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस SO3H ने
इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीना और छीन कर वो इलेक्ट्रॉन अपने पास लाया, और ये वाला जो कार्बन था नंबर 2 कार्बन, इस नंबर 2 कार्बन के साथ इसने बॉन्ड कर लिया, इसके पास एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। अच्छा, अब चूंकि SO3H ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट करेगा रिंग में। क्यों? क्योंकि देखो इस कार्बन के पास क्रिएट हो गई है डेफिशिएंसी इसकी इलेक्ट्रॉन की। अब ये अपनी इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आगे पीछे मुंह मारेगा। अब क्या हुआ, अब इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, फ्री तो नहीं कहूंगा लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है विद इन द रिंग, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर हो जाएगी बॉन्ड शिफ्टिंग, यानी कि ये डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट होकर आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ये शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, और बाकी जो SO3H है वो यही रहेगा। फिर फर्दर अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, तो अब ये कार्बन अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज अब ये मूव करके कहाँ जाएगा, यहाँ टॉप पर। क्यों? क्योंकि अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ये कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। अल्टीमेटली थ्रू आउट पॉजिटिव चार्ज सेंटर के रिमूवल पर, यहां पर अब पॉजिटिव चार्ज के पास फर्दर रोटेट करने के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये जब इस जगह आएगा और फर्दर आगे रोटेट करना चाहेगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अब इसके पास जरिया बचता है कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कार्बन के पास जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुई है, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से पूरा कर लिया जाए। क्यों सर हाइड्रोजन से ही क्यों, SO3H से क्यों नहीं? क्योंकि एज कंपेयर टू हाइड्रोजन SO3H का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कार्बन उस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि बेंजीन का रिंग इस H वाले बॉन्ड को, ये जो H वाला बॉन्ड है, ये H वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये H वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा। जब ये H वाला बॉन्ड टूटेगा बेटा, तो अब अच्छा कैसे टूटेगा, टूटेगा भी हेटेरोलिटिक क्लीवेज से, यानी कार्बन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। अच्छा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीनने के बाद पहले इसके स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई थी, वो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई थी क्योंकि इस SO3 ने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया था, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस रिंग में कम हो गया था, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हमें नजर आ रहा था। जब हाइड्रोजन से वही इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि कमी थी इलेक्ट्रॉन की, ये कमी भी खत्म हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई बेटा? यस सर। अब ये H पॉजिटिव यहाँ पर अलग हो गया क्योंकि इस कार्बन ने बॉन्ड को तोड़ दिया। ओके, नाउ अब थर्ड और लास्ट स्टेप क्या है, ये जो H पॉजिटिव है ये रिएक्ट करेगा। पहले स्टेप में हमारे पास ये जो HSO4 नेगेटिव आया था, पहले स्टेप में ये वाला, इस HSO4 नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, रिएक्शन करेंगे इजीली। नतीजे में क्या बन जाएगा, H2SO4, यानी कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एज अ रिएजेंट, ये बात प्रूव हो रही है। आखिर में अगर सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास रिटर्न आ रहा है वापस, तो इसका ये मतलब हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएजेंट रिएक्टेंट के तौर पे और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा होगा। इज दिस क्लियर? यस। अच्छा, अब इस रिएक्शन के लिए एक बात यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ड्यू टू लार्ज आयोनिक साइज ऑफ SO3H के लार्ज आयोनिक साइज की वजह से और रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से, एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, this is a low yield reaction, this is a low yield reaction, ये low yield reaction है, ठीक है।
और ये रिएक्शन होने में टाइम भी बहुत लगता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 10 से 12 घंटे इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगते हैं। तो और रिएक्शन जब होता है तो 100% प्रोडक्ट भी हासिल हमें नहीं हो पाती। बेटा यहाँ तक सारी बात क्लियर है आप लोगों को? Yes. सर ये लो वाला दोबारा बताएं। लास्ट वाली बात में मैंने ये कहा कि रिएक्शन एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन है और दूसरा SO3H पॉजिटिव का आयनिक साइज बहुत बड़ा होता है, बेंजीन के मॉलिक्यूल पे इजीली टिक नहीं पाता, इसलिए इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम होता है, मतलब कम प्रोडक्ट बनता है और बहुत देर में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। कंप्लीट तो खैर होता ही नहीं क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कहा मैंने लास्ट में। ओके तो सर। सर, जी बेटा। तो क्या लार्ज आयनिक साइज से उसकी मतलब रिएक्टिविटी कम होती है? नहीं बेटा, मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो सकता है क्योंकि जितने बड़े अच्छा। एटॉमिक साइजेस होते हैं ना उतनी बड़ी बॉन्ड बॉन्ड लेंथ होती है फिर, और लार्जर द बॉन्ड लेंथ वीकर द बॉन्ड इज, ये चीज है। सही है, थैंक यू सो मच। ओके बेटा। अच्छा, अब ये भी जो है ना पार्ट ही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, लेकिन इसका नाम जो है ना वो उन दो साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया है, फ्रिडल एंड क्राफ्ट। फ्रिडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन कहलाते हैं ये, और इसमें जो है वो दो तरह के कंपाउंड्स इन्होंने प्रिपेयर किए हैं, और ये दो तरह के रिएक्शन है। नंबर वन इज कॉल्ड अल्काइलेशन, ठीक है, एंड नंबर टू इज कॉल्ड असाइलेशन, ठीक है, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। अच्छा, असाइलेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यस, ओके, व्हाट इज अल्काइलेशन? अल्काइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड असाइलेशन मींस एडिशन ऑफ दिस ग्रुप ROC। R मींस यहाँ पर कोई भी अल्काइल हो सकता है, लाइक CH3, C2H5, C3H7, C4H9 एक्सेट्रा, और इस ग्रुप का ऐड होना असाइलेशन कहलाएगा और सिर्फ R का ऐड होना अल्काइलेशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये काम होगा कैसे, तो हम बारी बारी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अल्काइलेशन। याद रखना फ्रिडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन है। इस रिएक्शन को हमने वैसे ही करवाना है, उन्हीं कंडीशंस में करवाना होगा जैसा फ्रिडल एंड क्राफ्ट ने करवाया है, ठीक है ना। तो अल्काइलेशन मैं अब यहाँ पे इसको लिख भी दूं, टू ऐड अल्काइल ग्रुप ऑन बेंजीन। बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप को ऐड करना, ओके। अब देखो होगा कैसे, हम इसके लिए बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे बेटा अल्काइल हैलाइड्स के साथ, CH3Cl, ठीक है। बेंजीन का रिएक्शन CH3Cl अल्काइल हैलाइड्स के साथ कराएंगे। हम यहाँ पर जो काम करना चाह रहे हैं ना बेटा, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कराना चाह रहे हैं। अच्छा देखो कैसे होगा ये और क्या होने वाला है। बेंजीन में से एक H निकाल के उसको Cl के साथ जोड़ के HCl बनाएंगे, और इस Cl के साथ जो CH3 जुड़ा है उसको बेंजीन की जगह पे जोड़ेंगे। हम जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टनर्स एक्सचेंज होते हैं, तो यहाँ पे पार्टनर एक्सचेंज ही है। अच्छा, रिएक्शन के लिए हम यहाँ जो कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं वो है AlCl3। रिएक्शन जब होगा मुकम्मल तो इस तरीके से हमारे पास बनेगा CH3 और इसको हम कह रहे हैं TOULENE टोलीन, ठीक है। TOULENE टोलीन बनेगा, इधर से निकलने वाला H, यानी कि जिस कार्बन पर आकर ये CH3 लगा है बेटा, और वो यकीनी तौर पे किसी न किसी हाइड्रोजन की जगह पर ही लगा होगा CH3 ना, तो यहाँ से निकलने वाला H और ये वाला Cl मिलकर बनाएंगे HCl, ठीक है। अब इसका हम मैकेनिज्म आपको समझाते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेगा।
अच्छा, मैकेनिज्म तो बिल्कुल सेम होगा जैसा अभी तक आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बाकी रिएक्शंस के मैकेनिज्म पढ़े, ऑब्वियसली इसका भी सेम ही होगा। सबसे पहले स्टेप में जो हमारा रिएक्टेंट है यानी कि CH3Cl, ये रिएक्ट करेगा हमारे कैटलिस्ट के साथ जो कि है AlCl3। अब कैटलिस्ट इस बॉन्ड को तोड़ने पर मजबूर करेगा। कौन सा बॉन्ड? ये जो Cl और CH3 के दरमियान है, और यहाँ पे ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा कि इनकी ब्रेकिंग के बाद Cl नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव अलग हो, यानी कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। क्लोरीन इस कार्बन के बॉन्ड को भी लेकर अलग होगा। अच्छा, इसके नतीजे में अब ये जो Cl नेगेटिव है ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, और हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये स्टेप समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, इसको हम कहते हैं कार्बोनियम आइन, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी है। अब स्टेप नंबर 2 में ये कार्बोनियम आइन रिएक्ट करने वाला है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अच्छा, रिएक्शन का मैकेनिज्म में हम जानते हैं सर कि जी बेटा, सर ये CH3 और CH3Cl में कौन सी, क्या आपने क्या बोला था कि किससे ये लोग अलग होंगे? कौन सी हेटेरोलिटिक क्लीवेज से? क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हो कि ये पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्रिएट होगा। जो CH3 है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। अच्छा, अब बीच में आएगी हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स वाली स्टेट। अब देखो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मैंने आपको 3 अलग अलग स्टेप में समझाया था। अब मैं यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेप नहीं कर रहा हूँ, इसको एक ही रिंग में ले रहा हूँ, ताकि क्योंकि आपको ये बात तो समझ में आ गई है, टू सेव टाइम हम इसको ऐसा कर लेते हैं। हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर CH3 जुड़ गया है, इधर ये H भी है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे रिंग में रोटेट करेगा। ये है हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स। लेकिन एग्जाम में आप कोशिश करके तीनों स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इस तरह से इसको कॉम्पैक्ट करके नहीं लिखेंगे, ठीक है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद हम जानते हैं कि लास्ट स्टेज क्या होना है। लास्ट स्टेज में इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ अपने बॉन्ड को तोड़ना है, और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी इसने छीन लेना है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी रिंग में, तीनों डबल बॉन्ड्स वापस फॉर्म हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास रिमूव हो जाएगा H पॉजिटिव। ये स्टेप समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब थर्ड और लास्ट स्टेप है हमारे पास। थर्ड और लास्ट स्टेप में ये आ गया CH3, सॉरी, थर्ड और लास्ट स्टेप में ये आने वाला जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा AlCl4 नेगेटिव के साथ। हम जानते हैं कि रिएक्शन एंड होने पर कैटलिस्ट हमारे पास एज इट इज वापस आ जाना चाहिए। ये आ गया AlCl3 वापस, और यहाँ फॉर्म हो गया HCl। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अच्छा, एक मर्तबा पेपर में इन्होंने क्वेश्चन दे दिया था, कन्वर्ट बेंजीन इनटू कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू क्यूमीन। क्यूमीन एक कंपाउंड होता है। इन्होंने कहा था कि आप बेंजीन को क्यूमीन में कन्वर्ट कर दें, और क्यूमीन का जो नाम है, एक और नाम भी होता है क्यूमीन को, IUPAC नेमिंग के लिहाज से आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है? ये रैंडम क्वेश्चन आया था, बुक में ये मौजूद नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। इसमें हमें करना ये होता है कि हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं
बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है? इस कंपाउंड को कहते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, अब जैसे ऊपर आपने किया ना, क्लोरीन का बॉन्ड अलग होगा, ये कार्बोनियम पॉजिटिव आयन बनेगा और फिर ये कार्बोनियम पॉजिटिव आयन ऐड होगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके के पैटर्न पर चल के आखिर में आपको कुछ इस तरह का एक प्रोडक्ट हासिल होता है। अब जिस कार्बन के पास क्लोरीन था वही कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच होता है, यानी ये CH इससे जुड़ गया और दोनों CH3 इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ फॉर्म हो गया हमारे पास HCl। ये हमारे पास कहलाएगा बेटा, इस कंपाउंड को कहेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका एक और नाम भी है बेटा, इसे क्यूमीन भी कहा जाता है। क्लियर है बेटा? ये जस्ट एक पास पेपर में क्वेश्चन आ गया था रैंडम, तो इस वजह से समझाया है। जी बेटा बोले। क्लियर है सर। ओके। अच्छा, अब देखो एक बात मुझे बताओ, एक ऐसी रैंडम क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बेंजीन रिंग के ऊपर पेंटाइल ग्रुप ऐड करें, तो आप कैसे ऐड करेंगे बेंजीन के ऊपर पेंटाइल ग्रुप? सर ऐसे ही जैसे प्रोपाइल ऐड किया है किसी हैलोजन के साथ लगा देंगे पेंटाइल ग्रुप को। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही बेटा, सही कह रहे हैं, बेहतरीन, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे तो ही ना करेंगे। फिर देखो आइसो पेंटाइल बेंजीन हो जाएगा। नहीं बेटा, हम मैंने कहा पेंटाइल ग्रुप ऐड करने, मैंने आइसो पेंटाइल नहीं कहा। हाँ, अच्छा सॉरी। अगर मैं आइसोपेंटाइल कहूंगा तो फिर आप आइसोपेंटाइल स्ट्रक्चर लोगे, लेकिन याद रहे कि जो कार्बन आपने ऐड करना है ना बेंजीन के साथ, उसके साथ क्लोरीन लगा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, मैं चाह रहा था CH3 ऐड होता तो मैंने इसके साथ क्लोरीन लगा रखा, और यहाँ क्यूमीन में मैं चाह रहा था ये सेंटर वाला यानी कि आइसोप्रोपाइल वाला ऐड करे। तो अगर ये क्लोरीन फॉर एग्जांपल यहाँ शुरू में इस वाले कार्बन या इस वाले कार्बन पर होता तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड नहीं होता, फिर तो ये प्रोपाइल क्लोराइड होता, और ये प्रोपाइल बेंजीन होता, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन नहीं होता। समझ रहे हो डिफरेंस? मतलब एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है ना। मगर मैं समझ नहीं पाया बेटा आपकी बात, दोबारा बोलो। सर जैसे आप कह रहे हैं ऐसी बात है, क्लोरीन लगाएंगे तो जब क्लोरीन उससे अपार्ट हो जाएगा तो HCl फॉर्म होना मस्ट है, तो हाँ HCl हाँ होना ही चाहिए फॉर्म। हाँ, वो HCl तो खैर फॉर्म हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोरीन को आप रिमूव करोगे ना, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है। तो अच्छा, अब देखते हैं अगला वाला। सर जी बेटा। ये जो आइसोप्रोपाइल वाला है इसमें कैटलिस्ट भी वही होगा ना, AlCl3? जी 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 जी, मे बी आई हैव मिस्ड आउट, यस मैं मिस कर गया, सॉरी। कैटलिस्ट देखो, कोई भी अल्काइल ग्रुप ऐड कर रहा हो, चाहे वो सिंपल अल्काइल हो या आइसो अल्काइल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट जो है वो AlCl3 होगा बिकॉज ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि इन दोनों ने यही यूज किया था। सर क्या ये रिएक्शन हम FeCl3 के साथ नहीं कर सकते? तो जवाब है कर सकते हैं, लेकिन फ्रेडल क्राफ्ट ने AlCl3 यूज किया। अगर आप लोगों को याद हो तो हेलोजिनेशन में हमने FeCl3 यूज किया था। ठीक है, आगे चलूं? जी। ओके ओके, तो व्हाट इज असाइलेशन? टू ऐड असाइल ग्रुप ऑन बेंजीन। बेंजीन पर असाइल ग्रुप ऐड करना। अब व्हाट इज असाइल ग्रुप, मैंने शायद ऊपर भी बता दिया है, ये है असाइल ग्रुप। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड की जगह देख रहे हो ना इस कार्बन के साथ, यहां पर लगा होगा शुरू में क्लोरीन, और इसी क्लोरीन को हटाकर इस पूरे बॉन्ड समेत हम इसको बेंजीन पर जोड़ेंगे तो असाइलेशन हो जाएगी। अब देखो कैसे होगा ये रिएक्शन। हमने लिया बेंजीन,
और इसका रिएक्शन हमने करवा दिया CH3 इस कंपाउंड का नाम है बेटा एसिटाइल क्लोराइड। कैटेलिस्ट होना चाहिए यहाँ पर भी AlCl3। अब होगा क्या, ये क्लोरीन का बॉन्ड इधर से टूटेगा और इधर से एक H हटकर क्या बनाएगा, HCl। अब इस कार्बन के पास बॉन्ड की जगह बन गई हाइड्रोजन के जाने की वजह से, जो बेंजीन रिंग में टॉप पर है। और ये जो असाइल वाला कार्बन है, इसके पास भी एक बॉन्ड की जगह बनी क्योंकि क्लोरीन यहाँ से चला गया। दोनों अपने बॉन्ड वैकेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे बाय मेकिंग अप पेयर बॉन्ड। तो ये बन गया हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड। ये एसिटाइल क्लोराइड तो सॉरी, ये था हमारे पास। इस कंपाउंड का नाम है बेटा, इसे कहते हैं एसीटो, सॉरी, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोन। बड़ा जरूरी कंपाउंड एसीटोफिनोन और बड़ा खुशबूदार भी। एसीटोफिनोन खुशबूदार होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे बैठ के सूंघते रहें। इट कैन कॉज कॉर्नियल इंजरी। ठीक है जी। एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादातर अच्छे खुशबूदार होते हैं, तो इंसान जो है वो ज्यादातर उसको सूंघने की कोशिश करता है। तो इसको सूंघिएगा नहीं क्योंकि ये गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाए तब ना। अब ऑब्वियसली बेटा, वरना एसिटोफिनोन नॉर्मली हमारी चीज़ों में, मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में होता है कि एक तो वो हार्मफुल ना हो, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उसके साथ दूसरे एडिटिव्स भी होते हैं जो उसके इस कॉर्नियल इंजरी वाले इफेक्ट को कम करते हैं। वरना केमिस्ट्री कैन बी वेरी डेंजरस एज वेल, अगर आपको सही से इस्तेमाल करनी आती हो तो। सर 1 मिनट ऊपर कर दो, मुझे नाम देखना है क्या है। किसका नाम बेटा? किसका नाम देखना है बेटा, मुझे बताओ तो सही, फिर मैं ओके वहां सर, तक थैंक यू। वो प्रोडक्ट में जो फॉर्म हुआ था ना, ये एसीटोफिनोन का देखना था। ओके ओके। अच्छा, मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही होगा। थोड़ा सा बोर होने लगे होंगे क्योंकि बार बार एक ही जैसी चीज हो रही है, लेकिन ये कि थोड़ा प्रैक्टिस है, एक मरतबा बस कर लो तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। AlCl3। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर इन कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होने वाला है, और क्लोरीन जो है वो इस कार्बन के साथ से अलग हो जाएगा। क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म करेगा ये यहाँ पर, और ये हमारे पास हो जाएगा CH3 C और O। इसके पास बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट होगी और ये C पॉजिटिव होगा। यहाँ फॉर्म हो जाएगा हमारे पास AlCl4 नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा CH3। कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप में यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अब बेंजीन के ऊपर, CH3 ये बेंजीन पर अटैक करेगा। वी ऑल नो कि सबसे पहले पाई स्टेट आएगी, CH3 इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि C पॉजिटिव, O को नीचे कर दिया। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया ताकि ये लगे कि भाई ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन पुलिंग कर रहा है, बजाय इसके कि CH3 या O कर रहा हूँ, क्योंकि इनको तो जरूरत नहीं है ना, जिसको जरूरत होगी पुलिंग वही करेगा ऑब्वियसली। उसको थोड़ा सा मैंने घुमा के लिख दिया है, मोर देन दैट। अब क्या होगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे रिंग में रोटेट करेगा, ये आ गया CH3, सॉरी यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया H। ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट करके
अल्टीमेटली हमारे पास ये टूटेगा, यहाँ क्या आ गया हमारे पास CTH3 और ये डबल बॉन्ड विद O, यहाँ से हमारे पास रिलीज हो जाएगा H पॉजिटिव। और लास्ट स्टेप में क्या होना है, थर्ड और सर लास्ट में? जी बेटा। सर यहाँ जो आपने ब्रैकेट बनाया है इसमें HCH3 लिखा है ना ऊपर? एक मिनट बेटा, AlCl3 और HCl, ये हो गया कंप्लीट। हाँ ये CH ऊपर लिखा है ना, ये वाला H ही तो रिमूव हुआ है इस कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ था रिंग वाले कार्बन के साथ, और ये HCH3 नहीं है, ये CH3 है, ये थोड़ी गलती हो गई थी, इसको सही कर लो, CH3 है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये हमारे पास आखिर में जो है वो बिल्कुल ये आगे हासिल हो गया हमें एसिटोफिनोल। और इसी टॉपिक के साथ हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला जो बेंजीन का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अभी तक करी हुई तमाम तर बातों में किसी को भी कोई भी किस्म का सवाल या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए बेटा। नो सर। ओके, अच्छा अब हम मूव कर रहे हैं थोड़ा सा आगे, और अब हम देखने जा रहे हैं बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस। वैसे तो ये रिएक्शन मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताए थे, तो आप में से कोई अगर मुझे बता सकता हो एडिशन रिएक्शंस के बारे में कुछ भी? कोई भी जानकारी अगर आप लोग दे सकते हो। कौन किस चीज को रिएक्ट कराना चाहिए, क्या होगा? पहले मैंने कराया, अगर चाहो तो पीछे से देख सकते हो, देख के बता दो, कोई इशू नहीं है, बताओ। जी बिल्कुल, हाइड्रोजन को ऐड कराना चाहिए, वेरी गुड। निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सही है, गुड। अच्छा जी, तो अब हम सबसे पहला काम क्या करें? हाइड्रेशन का रिएक्शन हो सकता है। इसका हाइड्रेशन नहीं बेटा, हाइड्रेशन नहीं होती बेंजीन की। अभी यहाँ हम हाइड्रेट नहीं कर सकते बेंजीन के मॉलिक्यूल को। हाँ, हाइड्रोजिनेट कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया भी था, जहाँ पर हम वो पहला जो टॉपिक था जब हमने केमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन स्टार्ट किया था, जो हमने पहला आर्ग्यूमेंट किया था वो यही किया था कि यार बेंजीन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड ये समझ नहीं आ रहा है, तो इसको जो है वो आप एक्सप्लेन कर दें। तो हमने वहाँ पर एक दो रिएक्शन वो देखे थे जो सैचुरेटेड आ रहे थे, और एक दो रिएक्शन वो देखे थे जहाँ पे अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो कर रहा था बेंजीन। तो ये था वो एक अनसैचुरेटेड बिहेवियर वाला बेंजीन का रिएक्शन जिसमें साइक्लोहेक्सेन बन रहा था, ये आ गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पर हम अगर इसको फॉर्मूला के हिसाब से लिखें तो ये C6H6 का रिएक्शन, ठीक है, और ये हो गया C6H12, क्लियर? ये हम पहले भी देख चुके हैं, वही था, जस्ट रिकॉलिंग, एक ही तरफ सारे
रिएक्शंस को लेकर आ रहा हूँ ताकि बेंजीन के किस किस तरह के रिएक्शन होते हैं, क्या है सारे, वो एक जगह जमा हो जाएं। अभी पहले हमने सब्स्टिट्यूशन वाले देख लिए, अब हम एडिशन वाले देख रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन देख रहे हैं अब हम। और फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो बेसिकली हेलोजिनेशन टाइप रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप लोग वाकिफ हो कि बेंजीन का रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ। HNu अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होता है और 400 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर होता है। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि क्लोरीन के हर एटम ने कार्बन के हर एटम पर यहाँ पर आकर अटैच हो जाना है, तो जो इसकी अनसैचुरेशन है वो खत्म हो जानी है। यानी कि इस तरीके से कुछ एक स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हो जाता है। हर कॉर्नर पर एक एक क्लोरीन ऐड हो जाता है, मेरा ठीक है। ये बन गया हमारे पास हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर इसको फॉर्मूला के हिसाब से लिखें तो C6H6 रिएक्ट कर रहा है 3 क्लोरीन के साथ, 3 मोल क्लोरीन के साथ। ये रिएक्शन कंडीशंस हैं, हाई प्रेशरस रिएक्शन होता है ये। C6H6Cl6 ये स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हो जाता है। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। ओके, सर ऊपर कर दें, लिख रही थी मैं। अच्छा बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा। अच्छा जी, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखते हैं बेंजीन के, जो हमारे कोर्स में है। अच्छा, बेंजीन के साथ ना एक प्रॉब्लम है। बेंजीन को हम ऑक्सीडाइज तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेंजीन पे काम नहीं करता। इतने वियर्ड बिहेवियर्स है ना इस कंपाउंड के, बेंजीन के। क्या मतलब KMnO4 से कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट से हो जाते हैं, पोटेशियम क्रोमेट से हो जाते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड से हो जाते हैं, और इवन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हो जाते हैं। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और कितने ही ऑर्गेनिक एलिफेटिक कंपाउंड्स इनसे ऑक्सीडाइज होते हैं। लेकिन बेंजीन का इनमें से सबके साथ रिएक्शन कराने की कोशिश की गई, बेंजीन किसी के साथ भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। अब वजह अगर ढूंढने जाएं कि यार बेंजीन इनके साथ क्यों रिएक्ट नहीं करता, अभी तक हमारे पास एक सवाल वहीं का वहीं अभी भी पेंडिंग है ना, कि आइदर बेंजीन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हमने इसके सैचुरेटेड रिएक्शंस देख लिए, हमने अनसैचुरेटेड रिएक्शन भी देख ली। बेंजीन को एग्जैक्टली क्या कहें हम? बेंजीन को एग्जैक्टली कोई एक चीज कह ही नहीं सकते बेटा, प्रॉब्लम ही यही है। बेंजीन हैज ड्यूअल नेचर। बेंजीन दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, और ज्यादातर ये सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है। यही वजह है कि ये यहाँ पर भी डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 36 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ बेंजीन। याद आई वो बात मैंने क्लास में की थी जब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। कैकुल स्ट्रक्चर के तीसरा पॉइंट था ये डिफेक्ट का। मैंने उसमें ये बात कही थी कि बेंजीन का मॉलिक्यूल
36 किलो कैलोरीज पर मोल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हेक्साट्राइन। क्या याद कर पा रहे हैं मेरी वो बात? सो गए क्या बेटा सब? सर सर फिर कहना प्लीज। बेटा आवाज नहीं आई आपकी। दोबारा कहना जो आप पूछ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को क्या याद है कि जब मैं कैकूल के स्ट्रक्चर के डिफेक्ट्स पढ़ा रहा था आपको, बेंजीन कैकूल स्ट्रक्चर, उसमें मैंने 3 डिफेक्ट्स बताए थे। पहला डिफेक्ट तो था कि भाई बेंजीन के जो है वो स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होना चाहिए, मतलब कहीं बॉन्ड लेंथ छोटी कहीं बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि बेंजीन कभी सैचुरेटेड बिहेवियर देता है, कभी अनसैचुरेटेड बिहेवियर देता है। तीसरा डिफेक्ट मैंने ये बताया था कि जब बेंजीन के मॉलिक्यूल को चेक किया गया तो पता ये चला कि कोई ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर, मैं अपनी बात करता हूँ दोबारा, जैसे ये एक बेंजीन है मेरे पास, इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, और ये एक और हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बस 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ये बेंजीन है, ये एक हमारे पास हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, एक एलिफेटिक कंपाउंड है मान लो ये। ठीक है, जब हमने इनको एनर्जी दी, यानी कि इसको मैंने 3 मोल हाइड्रोजन के दिए और इसको भी 3 मोल हाइड्रोजन के दिए। अच्छा, ये डिकम्पोज हुआ 300 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी पर, और इसके अंदर जो ये डिकम्पोजिशन आया, ये आया 264 किलो कैलोरीज पर मोल पर। यानी कि वही 3 बॉन्ड्स बेंजीन में 36 किलो कैलोरीज पर मोल ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल। ये बात हमने कैकूल के डिफेक्ट में की थी। यस याद आ गई? तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ना बेंजीन की, ये वजह है कि ये जो बहुत सारे रिएक्शंस नहीं करता ना बेंजीन, एक तो जैसे ये एडिशन रिएक्शन कम शो कर रहा है और सब्स्टिट्यूशन ज्यादा शो कर रहा है, ये जो इस तरह के बिहेवियर बेंजीन शो कर रहा है, इसकी वजूहात के पीछे ये वजह है, ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है बेंजीन की। ठीक है, अच्छा, अब हम बेंजीन की अगर ऑक्सीडेशन कराना चाहें तो सर हम कैसे करा सकते हैं? एक तरीका तो बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का होता है। एक तरीका कहलाता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में बेंजीन का रिएक्शन हम डायरेक्टली ऑक्सीजन से करवाते हैं, और ये रिएक्शन हम V2O5 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। किसका माइक खुल गया है? ओके, तो हम ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट V2O5 करते हैं। वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए बहुत अच्छा कैटलिस्ट माना जाता है। यानी कि वो रिएक्शंस जहां ऑक्सीडेशन हो रही है और आप वहां पे चाह रहे हैं कि कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करें जो रिएक्शन को और तेज करवा दे, तो V2O5 इज अ वेरी गुड कैटलिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर बिहेवियर। तो यहाँ पे अच्छा 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हीटिंग भी होती है। अच्छा, एक बात याद रहे कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर एब्सेंस ऑफ एयर ना हुआ तो बेंजीन जल जाएगा इतने टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ। हमें इसको जलाना नहीं है बेंजीन को। नतीजतन क्या फॉर्म होता है हमारे पास? नतीजतन हमारे पास फॉर्म होता है एक कंपाउंड जिसका नाम है मैलिएट एनहाइड्राइड, CH डबल बॉन्ड विद CH, CO, इधर भी O, सर कंपाउंड का नाम रिपीट कर दें। जी बेटा बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, लिख रहा हूँ। ये है वो कंपाउंड जो यहाँ फॉर्म होता है,
और इस कंपाउंड का नाम है मैलिएक एनहाइड्राइड। एक मिनट दीजिएगा, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। मैं इसका एक लाइन स्ट्रक्चर बना दूं। ये तो मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना दिया इसका। मैं इसका एक लाइन स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर देता हूँ कि इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इस तरह से एक स्क्वायर बनता है यहाँ पर, और इस स्क्वायर के सेंटर पे यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। इधर दो लाइंस निकल कर यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर। ये है हमारे पास बेटा मैलिएक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। इसका मैं नाम लिख देता हूँ। इस कंपाउंड का नाम है मैलिएक एनहाइड्राइड। ये खास किस्म का प्लास्टिक होता है। मैं आपको याद दिलाऊं, अगर यार वो बर्तन आते हैं मेलामाइन के, किसी को जानकारी नो हाउ है, देखा होगा शायद आप लोगों ने, मेलामाइन के बर्तन आते हैं, वो इसी से बना हुआ होता है, मैलिएक एनहाइड्राइड से। जो मेलामाइन के बर्तन होते हैं ना, अब हो सकता है किसी को पता हो सकता है किसी को नहीं पता हो, लेकिन वो इसी मैलिएक एनहाइड्राइड से फॉर्म होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम इसके साथ एक और काम भी कर सकते हैं। इसकी हम ओजोनोलिसिस भी कर सकते हैं, बेंजीन की ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या है भाई? यानी कि अब नाम से वाजे हो तो रहा होगा कि क्या कर रहे होगे यहाँ पे। ऑब्वियसली बेंजीन का रिएक्शन ओजोन से करवाया जा रहा होगा। ये आ गया बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन ओजोन से करवाया जाता है 3O3। ये O2 लिखूंगा तो ये ऑक्सीजन है, O3 लिखूंगा तो ये ओजोन है। ठीक है ना, ये डिफरेंस है। अच्छा, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 होता है, साथ में एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम भी रिक्वायर है। मतलब यहाँ पर आप KMnO4 को किसी एसिड या किसी बेस में डिसॉल्व करके एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। किसी भी एसिड में यूज कर सकते हैं, किसी भी बेस में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नतीजतन हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं C6H6O9। ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है ट्राई ओजोनाइड। ठीक है, ये कंपाउंड कहलाता है ट्राई ओजोनाइड। फिर इस ट्राई ओजोनाइड को हम जिंक से रिएक्ट कराते हैं, और जिंक यहाँ पर रिडक्शन का काम करता है, जैसा इसने बेंजीन की प्रिपरेशन में किया था। आपको याद होगा फिनोल का रिएक्शन जिंक से करवाया था, तो उसने फिनोल के OH में से O को निकाल दिया था। यही काम जिंक यहाँ पर भी करेगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, और हमारे पास CHO ये मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लाइऑक्सल। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। ओके, तो फिर नंबर 3 पर आ जाइए। नंबर 3 हमारे पास है कंबस्शन रिएक्शन। और कंबस्शन में हमने कुछ नहीं करना, बेंजीन को उठाकर जला देना है। C6H6 प्लस O2। ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। H2O प्लस हीट। ठीक है, अच्छा इसको मैं बैलेंस कर लूँ। 2 इधर आता है 15, 6 12, और यहाँ रहेगा 6। कंबस्शन का रिएक्शन यहाँ पर आकर हमारे पास बेंजीन का ये वाला हिस्सा
कंप्लीट हो जाता है। अभी तक कोई सवाल किसी को? बेटा अभी तक कोई सवाल? नहीं, नो सर। ओजोन वाला वापस समझाइए। ओजोन वाला बेटा कुछ भी नहीं है। ओजोन का एक मॉलिक्यूल होता है इस तरह का। ये ओजोन मॉलिक्यूल बेंजीन से रिएक्ट करता है कुछ इस तरह से कि ये अटैच होता है बेंजीन के साथ। इनके 9 एटम है देखा जाए तो ऑक्सीजन के, और ये 9 के 9 एटम कार्बन के साथ ऐड हो जाते हैं बेसिकली कुछ इस तरह से। CH और इसका जो बॉन्ड है एक O यहाँ पर आ गया, CH इसके साथ O। अच्छा ये O सेल्फ एक और O के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये इस तरीके से ना ये सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। मैं इसको स्ट्रक्चर को दोबारा से आपके सामने फॉर्म कर देता हूँ। CH 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 CH, ठीक है। अब 3 मोलर ऑक्सीजन आते हैं। एक एक ऑक्सीजन तो सबके साथ पहले ऐड होता है। इस तरीके से 6 ऑक्सीजन तो ये पहले ऐड हो गए। अब जो बाकी के 9 ऑक्सीजन बचे, 9 में से 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, ये ऑक्सीजन फिर आपस में फर्दर बॉन्डिंग कर रहे होते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास बीच वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ट्राइओजोनॉइड, ये है वो ट्राइओजोनॉइड। मैंने बहुत गंदा सा बनाया है ट्राइओजोनॉइड, लेकिन ऐसा ही होता है। इसको मैं थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ ताकि ये कुछ देखने लायक लगने लगे। ये है ट्राइओजोनॉइड का मॉलिक्यूल। देन ये ट्राइओजोनॉइड में जो हमारे पास ये जो ट्राइओजोनॉइड है, जब इसका जिंक से रिएक्शन होता है तो जिंक इन ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ये वाले ऑक्सीजन को। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। जब ये अलग होने लगते हैं तो फिर ये रिंग अब डिकम्पोज होता है। ये रिंग पूरा डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि अनस्टेबल होने लगता है ये रिंग। अब फिर ये CHO का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, CHO। अब CHO का स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है? ये इस तरीके से फॉर्म होता है। ये है, इसे कहते हैं हम ग्लाइऑक्सल। इसके 3 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। मैं इसके इतने इन डेप्थ मैकेनिज्म में नहीं गया था, मुझे लगा कि शायद परेशान हो गए क्योंकि इसका मैकेनिज्म लिखने आता नहीं है या कभी आया नहीं है, तो इसलिए मैंने, और हमारे बुक में सिर्फ इसकी एक जस्ट इक्वेशन लिखी है, इसलिए मैं इतने इन डेप्थ मैकेनिज्म में गया नहीं था इसके। क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा जी, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। असर की अजान हो गई है क्या? मम्मा वहां से पेंसिल आकर टेबल के नीचे। कोई बता सकता है असर की अजान हुई या नहीं? नो सर, नहीं हुई अभी। ओके। बेटा एक और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आ गया आपके सामने। अब ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट क्या है? इससे पहले आप 3 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कर चुके हो जहां तक मुझे याद है। एक किया था हमने अल्केन अल्कीन का, एक किया था अल्केन और अल्काइल हैलाइड का, एक किया था हमने अल्कीन और अल्काइन का। ऐसा ही है?
जी सर। अब ये है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के दरमियान डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। अब हमें आपको पता है कि कोई एक कंपाउंड कंसीडर करना पड़ता है, कोई एग्जांपल लेनी पड़ती है एलिफेटिक से भी और एरोमेटिक से भी, ताकि हम इस बात को एक्सप्लेन तो कर सकेंगे कैसे होगा। तो हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, एलिफेटिक की फैमिली से हम ले लेते हैं C6H14, ठीक है, हेक्सेन। और एरोमेटिक की फैमिली से हम ले लेते हैं C6H6 यानी कि बेंजीन। अब हो सकता है किसी के जहन में यहाँ पर सवाल आए कि सर हमने हेक्सेन क्यों लिया एलिफेटिक से, हमने कुछ और क्यों नहीं लिया, और हमने एरोमेटिक से बेंजीन क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया। मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। बेटा बेंजीन हमने इसलिए लिया क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बेंजीन ही तो पढ़ा है, और तो कोई कंपाउंड इतना पढ़ा नहीं है। और हमारे कोर्स में बेंजीन के अलावा दूसरा जो और एरोमेटिक कंपाउंड थोड़ा तमीज से पढ़ाया गया है वो है फिनोल, और वो है चैप्टर 9 में, तो हम कोई और तो ले नहीं सकते, ठीक है ना, इसलिए हमने बेंजीन लिया, ठीक है। अच्छा, अब सर एलिफेटिक से हमने हेक्सेन क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया। बेटा हेक्सेन लेने की वजह यह है क्योंकि बेंजीन में हमें पता है कि 6 कार्बन होता है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो नंबरिंग ऑफ कार्बन है ना ये इक्वल रखूं दोनों कंपाउंड्स में। ऐसे ही मैंने वहां भी किया था, जब मैं पहले डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करवा रहा था आपको, मैंने हर फैमिली से एक जैसे नंबर ऑफ कार्बन वाले मेंबर्स को सिलेक्ट किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी हेक्सेन लिया। इस जवाब के बाद अक्सर बच्चों के जहन में एक सवाल और आता है कि सर फिर आपने हेक्सेन ही क्यों लिया, आप चाहते तो आप हेक्सीन भी ले सकते थे, आप चाहते तो आप हेक्साइन भी ले सकते थे, इनमें भी 6 ही कार्बन है, तो आपने हेक्सेन क्यों लिया। बेटा चाहे तो आप हेक्सीन या हेक्साइन से भी कर सकते हैं, बात यही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेक्सेन नेसेसरी नहीं है, 6 कार्बन नेसेसरी। आप चाहे तो हेक्सीन ले लें, चाहे तो हेक्साइन ले लें, रिजल्ट वही आना है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब करना यह है कि C6H6 बेंजीन को लीजिए और बेंजीन को जला दीजिए, कंबस्शन कीजिए बेंजीन की। बेंजीन जब कंबस्ट होगा तो बेंजीन जलेगा, बर्न्स विद सूट, ठीक है। और इसी जगह आप हेक्सेन लीजिए और हेक्सेन का कंबस्शन कर दीजिए। हेक्सेन बर्न होगा, बर्न, सूट क्या होता है? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, विदाउट सूट, ठीक है। बेंजीन जलेगा सूट के साथ और हेक्सेन जलेगा विदाउट सूट। अब ये सूट क्या है सर, देखो सबसे पहले सूट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सूट इज अ डार्क और ब्लैक स्मोक। किसी का माइक खुला है। बहुत ही डार्क और ब्लैक स्मोक जो है उसको हम क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। और माइक बंद कीजिए, किसी का माइक खुला हुआ है। और अच्छा, इसमें स्मोक है, स्मोक क्या होता है, स्मोक इज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को स्मोक कहते हैं। अच्छा, आप लोगों से ये बात करना थोड़ा सा बेकार है, अगर थोड़ा सा पुरानी बात होती, मतलब आप थोड़ा और पुराने टाइम के होते तो आप लोग मेरी इस बात को बहुत जल्दी पिक कर जाते। किसी जमाने जब कराची में या कहीं भी हंगामा आराई हड़ताल वगैरह होती थी तो आमतौर पर रोडों पर टायर जला दिए जाते थे। कभी किसी ने जलता हुआ टायर देखा है क्या? जी सर। जी सर, देखा है। जब टायर यस जलता है सर। तो बहुत ही काला सा धुआं उठता है, एम आई राइट? यस सर।
जी यस सर। यस सर। और नॉर्मल स्मोक से भी कई गुना ज्यादा उसका जो स्मोक होता है वो डार्क होता है। यस तो सर, यू देखा आर मैं। राइट। यस। तो वो है सूट। अच्छा, अब किसी के जहन में ये बात ना आए कि सर टायर का धुआं काला इसलिए होता है क्योंकि टायर का कलर का ब्लैक होता है, टायर पे हमने ब्लैक पेंट किया होता है इसलिए उसका धुआं काला होता है। तो ब्लैक पेंट करने की वजह से धुआं काला नहीं होता बेटा। ऐसे तो भैंस का बच्चा काला नहीं होना चाहिए था, भैंस का बच्चा भी सफेद होना चाहिए था क्योंकि दूध जो होता है वो सफेद होता है। ठीक है। तो वो जो टायर जलता है ना, तो टायर जलने पर जो काला धुआं उठता है वो बेसिकली उसकी वजह होती है कार्बन पार्टिकल। टायर में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, तो उसकी वजह से उसके जो जब फुल जलता है तो फिर ब्लैक स्मोक बहुत निकलती है। नहीं बेटा, टायर में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। वो जो काला धुआं है ना असल में वो इसलिए होता है कि जब हम टायर को जलाते हैं तो टायर में टायर इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, टायर इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ड्यूरिंग दैट कंबस्शन, आमतौर पे जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन होती है, वी ऑल नो वेरी वेल कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट होता है तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात तो हम जानते हैं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक कलरलेस गैस है। तो कलरलेस गैस में एक मिनट वेट करेंगे, बल्कि हाँ, कलरलेस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है और कलरलेस गैस का तो कोई धुआं नहीं होना चाहिए ना। अगर टायर जल रहा है, सोचो जरा, टायर जल रहा है तो टायर में कार्बन है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, पॉलीमराइज प्रोडक्ट है। तो पॉलीमराइजेशन तो आमतौर पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखी है ना अभी तक, किसी इनऑर्गेनिक की तो देखी नहीं है। तो टायर जल रहा है तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जला तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड तो कलरलेस गैस है, तो फिर इतना काला धुआं क्यों उठता है? यानी कि इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों उस काले धुएं की वजह नहीं है। उस काले धुएं की वजह कुछ और है। उस काले धुएं की वजह है जब आपका टायर जल रहा है तो जो टायर का मॉलिक्यूल, जो टायर का कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, वो तो गैस बन के हवा में जा रहा है, कलरलेस गैस। लेकिन उसी टायर में बहुत सारे कार्बन के एटम्स ऐसे भी होंगे जो कि अनबर्न रह जाएं, यानी कि वो जले ही नहीं। अनबर्न कार्बन एटम्स, वो जले ही नहीं। ये जो अनबर्न कार्बन एटम्स हैं, जब ये टायर को छोड़ते हैं तो ये कॉज करते हैं ब्लैक कलर का धुआं, ब्लैक स्मोक, जिसे आप सूट भी कहते हो। बात समझ में आई कुछ? तो जी सर। बेंजीन को जब जलाओगे तो वो सूट प्रोड्यूस करेगा, यानी बहुत ही काला और डार्क धुआं बनेगा। और हेक्सेन को जब जलाओगे तो वो धुआं इतना ज्यादा काला नहीं होगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसकी पूरी वजाहत भी लिख देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दी percentage amount of कार्बन। जी लेकिन जब वुड को मतलब लकड़ियों को जलाते हैं तब भी तो निकलता है ब्लैक। बेटा, तब वो इतना डार्क नहीं होता जितना टायर के टाइम पे होगा। मैं काले धुएं से डिनाई नहीं करूंगा, काला धुआं उसमें भी होता है लकड़ी के जलने पर भी, बट जितना काला और डार्क स्मोक आप उस पे देखोगे ना टायर के जलने पर, उतना काला और डार्क नहीं होगा वो। ये तो मेरी गारंटी है। ओके सर। Then the corresponding aliphatic compound on
combustion, all the carbon particles of aromatic compounds are not converted to carbon dioxide but escaped out as unburned carbon particle due to black color of carbon. कार्बन का नेचुरल कलर ब्लैक होता है. We observe soot in elliptic compounds. सर ये रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है क्या ऐसा? जी आ सकता है बिल्कुल. In aliphatic compounds, almost all the carbon is converted into CO2 and we do not observe सूट. इस वजह से हमें सूट नहीं मिलता. अब मैं इस बात को थोड़ा और परसेंटेज के लिहाज से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ. देखो ये जो पूरी मैंने लफाजी लिखी है ना, लफाजी क्या है? लफाजी ये कह रही है कि दरअसल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में परसेंटेज ऑफ कार्बन कॉरिस्पॉन्डिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है. क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि देखो C6H6 और C6H14 इन दोनों में परसेंटेज ऑफ कार्बन एरोमेटिक में ज्यादा है, एलिफेटिक में कम. सर ये क्या बात हुई? दोनों में तो 6 एटम है. बेटा आप नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से देखोगे तो वो इक्वली लगेंगे, लेकिन जब आप विद रिस्पेक्ट टू मास देखोगे तो वो इक्वल नहीं लगेंगे. आई कैन एक्सप्लेन. चलो हम कैलकुलेटर की मदद लेते हैं और इससे आपको कुछ समझाते हैं. कैलकुलेटर नजर आ रहा है आप लोगों को? यस. ओके अच्छा, C6H6 12 multiplied by 6, 12 multiplied by 6, 72 6 कार्बन का मास हो गया और प्लस 6 यानी कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास आ गया 78. इसको हम यहाँ की साइड में लिख लेते हैं. C6H6 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? 78. और C6H14 का कितना होगा? 86. सही है. अब बेंजीन के मॉलिक्यूल में आउट ऑफ 78 ग्राम, अगर मेरे पास बेंजीन का एक मॉलिक्यूल है तो आउट ऑफ 78 ग्राम उसमें 72 ग्राम कार्बन होगा. तो अब मैं 72 को डिवाइड कर देता हूँ 78 से. ऐसे हमें परसेंटेज मिल जाएगी कार्बन की, जो कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में कितनी है? 92.30. अब इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है? 92.30 और 72 डिवाइडेड बाय 86, 83.72. इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ गया? 83.72. अब आप खुद देख सकते हो
कि परसेंटेज ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा और किसमें कम है। जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है उसमें कार्बन के अनबर्न रहने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होगी उसमें कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने के चांसेस फुल होंगे। इसीलिए जब हम एलिफेटिक कंपाउंड को भी कंबस्ट करते हैं तो काला धुआं उसमें भी निकलता है, बट उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना वो इतनी डार्क नहीं होती जितनी एरोमेटिक की होती है, क्योंकि एरोमेटिक में परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होती है तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल रहने के चांसेस वहां पर ज्यादा होते हैं। किसमें किसमें नहीं बता, फिनोल में? जी जी बेटा, फिनोल में भी ऐसे ही होगा। फिनोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H5OH। तो फिनोल का सही, जो आपने मॉलिक्यूलर परसेंटेज कैसे निकाली है? बेटा, मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास से कार्बन के जो 6 एटम्स का मास है उससे उसको डिवाइड कर दो। ओके सर। अच्छा, फिनोल के अंदर अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, तो फिनोल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 78 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अब 94 को आप डिवाइड कर दो 72 से, तो जब आप 92 को 72 से डिवाइड 72 को 92 से डिवाइड करोगे, 72 डिवाइडेड बाय 92, तो परसेंटेज आ जाएगी 78.72। अच्छा, अब आपके जहन में एक बात आएगी, सर देखें 78.26 तो कम है, मतलब एलिफेटिक से भी कम हो गई है। तो बेटा नहीं, आप इसमें एक चीज इग्नोर कर रहे हो, इसमें ऑक्सीजन भी है, यानी कि कुछ मास का हिस्सा ऑक्सीजन का भी तो होगा। बेंजीन और हेक्सेन में तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन आप कर सकते हो। अब जरा यहाँ पे निकालो ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, फिर आपको सही अंदाजा होगा कि आपको कितना रखना है और कितना माइनस करना है। मैं एक मिनट ऑक्सीजन का भी निकाल लेता हूँ। ऑक्सीजन का है 16 डिवाइडेड बाय 92 यार है 0.17, यानी कि 17% तो ऑक्सीजन की है। अब अगर मैं 100 में से माइनस करूंगा 17% तो आएगी 83, यानी 83 में से 78% कार्बन है। 83 में से 78% कार्बन है, तो उस हिसाब से इसके हिसाब से देखोगे तो परसेंटेज कार्बन की ज्यादा ही है वहां पर भी। क्लियर हो गई ये वाली बात? ओके सर। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब हमारा रिएक्शन वाला हिस्सा कंप्लीट हुआ। रिएक्शन वाले हिस्से के बाद हमारे पास एक तो नॉमेनक्लेचर वाला हिस्सा है, उसके अलावा हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट वाला भी एक हिस्सा है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा लंबा भी है और ट्रिकी भी है, लिहाजा बड़ा ध्यान से चीजों को समझना। या इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करके अभी एक दूसरा टॉपिक पढ़ लें, बल्कि फिर आपको उसमें नाम समझ नहीं आएंगे। चलो इसी को स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, मुझे एक क्लास और लेनी होगी भाई, क्योंकि इसमें कंप्लीट मैं नहीं कर पाऊंगा। तो टाइमिंग्स की जो फिजिबिलिटी है फॉर मंडे और मे बी टुमारो, वो मुझे काइंडली बता दीजिएगा वाया योर CR EM10 आसिया। आप हैं क्लास में बेटा? ओके आसिया बेटा, आप EM10 से
कंफर्म कीजिएगा बेटा क्लास को प्लीज, टाइमिंग्स को। और सबरीना EM9, ओके, आप लोग प्लीज टाइमिंग्स को कंफर्म कीजिएगा कल के लिए भी और परसों के लिए भी, संडे और मंडे दोनों के लिए, क्योंकि मैं VP से पूछूंगा इफ शी अलाउज मी तो मैं कल क्लास ले लूंगा, इफ शी डू नॉट तो फिर हम मंडे को क्लास लेंगे, लेकिन इस चीज को कवर अप करना है। और क्योंकि इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है वो मैं आपके सर मार सकता हूँ, लेकिन उसको मारने में आपको प्रॉब्लम कितनी हो सकती है ये मुझे अंदाजा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो काम आप लोग हम लोग जनरल डिस्कशन से सॉल्व करें, बजाय इसके कि वो मैं आपके सर पे फेंक दूं। वैसे तो PDF में वो सारा काम सॉल्व हुआ हुआ है, लेकिन साथ बैठ के करेंगे तो सीख जाएंगे, PDF में फिर मसला होगा। तो ओरिएंटेशन इन बेंजीन ये हमारा टॉपिक है, और बहुत ही उलझा देने वाला टॉपिक। सर इसको आराम आराम से समझाइएगा। बेटा अब तक मैंने कौन सा ट्रेन भगाई है? इलेक्ट्रोफिलिक ये है क्या, ये बता देता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions of mono substituted benzene compounds। मैं मजीद आगे कुछ आपको समझाऊं उससे पहले एक छोटी सी कहानी है वो सुनाता हूँ। अब कहानी है, कहानी की तरह सुनना। देखो मिसाल के तौर पर एक बूढ़ी सी आंटी और आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। उन आंटी का अगला पिछला कोई नहीं, कोई वाली कोई वारिस कुछ नहीं। उन आंटी के पास एक जबरदस्त प्लॉट है, कोई 1000 गज का। वो आंटी आपसे कहती हैं कि इस प्लॉट के ऊपर खूबसूरत सा घर बनाओ, 3 मंजिला। आपका काम चूंकि कंस्ट्रक्शन का है तो आपने घर बनाया खूबसूरत सा। अब जिस दिन वो घर बनकर तैयार हुआ और अब वो आंटी उस घर में रहने का इरादा करने वाली हैं और रहने वाली हैं, उस दिन वो आंटी मर गई। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आंटी का कोई वाली कोई वारिस नहीं है। जब कोई वाली और कोई वारिस नहीं है आंटी का, तो उस घर को क्लेम करने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी आपकी है क्योंकि आप एक लालची हैं। लालची की भी क्या बात है इसमें, भाई आंटी नहीं है, वो मर गई, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, तो अब आप वो चीज इस्तेमाल कर भी सकते हैं मेरे ख्याल से। अब मुझे नहीं पता कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, लेकिन अगर मैं भी होऊंगा तो यार मैं भी ये सोचूंगा कि यार आंटी तो है नहीं, घर पड़े पड़े इतनी मेहनत से इतना पैसा लग के घर बनाए, घर पड़े पड़े खराब होगा, क्यों ना इसमें रह ही लिया जाए। तो मैं भी यही सोचूंगा, शायद आप भी यही सोचेंगे। अब आपने बोला कि आंटी के तो कोई वाले वारिस नहीं है, क्यों ना मैं इस घर में रह लूं। अब आपकी फैमिली है छोटी, वो 1000 गज का 3 मंजिला इमारत आपके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी देखा जाए तो। आपने ये तय किया कि यार 4 फ्लोर्स है, मतलब 3 मंजिला इमारत है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 4 फ्लोर्स है। तो क्यों ना ऐसा करूं कि एक फ्लोर पर मैं रह लूं और बाकी 2 फ्लोर 3 फ्लोर जो है वो रेंट आउट कर दूं, पैसा भी कमा लूंगा और एक ऐश वाली जिंदगी भी गुजर हो जाएगी। घर भी इतना बड़ा है,
लॉटरी मतलब वो एक उर्दू का मुहावरा है, कहते हैं कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वाला हिसाब हो गया। मुफ्ते का नया रेनोवेट कंस्ट्रक्टेड इतना बड़ा आलीशान घर भी मिल गया और उसी घर से पैसे कमाने के जरिए भी मिल गए। बेहतरीन। अब मुझे ये बताओ कि चूंकि अब जाहिरी तौर पर उस घर के ओनर आप हो, देखो बात यह है कि जाहिरी तौर पर ओनर हो, असलियत में नहीं हो। असलियत में वो मोहतरमा जो मर चुकी हैं वही ओनर है। अब आप जाहिरी तौर पर उस घर के ओनर हो, अब फैसला यकीनी तौर पर आपके हाथ में है कि आप उन 4 फ्लोर्स में से किसी भी एक फ्लोर में खुद को रख सकते हो, रह सकते हो, और बाकी फ्लोर रेंट आउट करो। क्या ऐसा है कि आप मिसाल के तौर पे उस फ्लैट मतलब उस घर में आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और आप ऊपर के 3 फ्लोर रेंट पे देना चाह रहे हैं, कोई आए और आपसे जबरदस्ती वो ग्राउंड फ्लोर पर रेंट पे रहने की बात करे और कहे आप ऊपर चले जाओ, क्या आप ऐसा करोगे? नहीं आप हो? नहीं, क्यों? सर, क्योंकि मेरा घर है। ऑब्वियस सी बात है, घर मेरा है भाई, प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं किसी और का हुक्म क्यों मानूं? तू जा भाई यहां से, ऐसा ही है ना। तो अब वो जो रेंट पर आने वाला है, भले उसकी कितनी ही ख्वाहिश ग्राउंड पर रहने की हो, उसकी मजबूरी है, वो नहीं रह सकता ग्राउंड, उसको वहीं रहना होगा जहां पर आप उसे करोगे मजबूर रहने पर। बस यही कुछ कहानी है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। अब अगर ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। इसके पीछे के जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसी के दौरान बताऊंगा, लेकिन कहानी समझ में आ जाएगी तो पूरा जो मामला है वो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ये मैंने 4 बेंजीन के रिंग बनाए और हर रिंग के ऊपर एक मॉलिक्यूल लगा हुआ है, OH, इधर Cl लगा लेते हैं, इधर HSO3 लगा देते हैं और इधर हम CH3 लगा देते हैं, अल्काइल ग्रुप। ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हो, ये ग्रुप्स जो इस रिंग पर पहले से लगे हुए हैं, अच्छा इन ग्रुप के लग जाने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि बेंजीन की रिएक्टिविटी 0 हो चुकी है, अब बेंजीन मजीद रिएक्शन नहीं कर सकता। बेंजीन तो अभी भी रिएक्शन कर सकता है। क्यों? देखो, अगर मैं बेंजीन का कार्बन वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कार्बन वाला स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह का है, ठीक है। जब ये टॉप वाले कार्बन पर कोई XYZ मॉलिक्यूल आकर लगा तो वो ऐसे लगा कि उसने यहां से हाइड्रोजन को हटाया तो लग गया, सब्स्टिट्यूशन इसी तरह से हुई ना इसकी, ठीक है। अब इसके अलावा यानी इस कार्बन के अलावा भी तो स्ट्रक्चर में 5 कार्बन और हैं, तो ये भी तो मुमकिन है ना कि इन 5 कार्बन के साथ भी कोई आकर अटैच हो, A, B, C, D, E, C नहीं लिखता वरना कार्बन लगेगा, A, B, D, E, F लिख देता हूं उसको, ठीक है। कोई भी ऐड हो सकता है। अच्छा, जब यहां पर ऐड होगा तो इधर जो हाइड्रोजन्स हैं कार्बन के साथ वो हट जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? नो सर, ये Substitution के लिए रिपीट करें। सर, ये रिपीट कर दें। ये रिपीट करें। मैंने ये कहा कि बेंजीन रिंग है, इस पे पहले मैंने कराई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद बेंजीन के ऊपर ये कुछ मॉलिक्यूल ऐड हो गए, मतलब एक रिंग पर एक रिंग पे एक अलग अलग मॉलिक्यूल है, वो ये रहा जो पहले से ऐड हुआ है, वो ये रहा। सही। अब इन तमाम कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट के देखो, जब ये मॉलिक्यूल ऐड होगा इस वाले कार्बन पर, इनके जो ऊपर लगे हैं, तो वो ऐड ऐसे होता है ना कि हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करता है। मैं ऊपर जाके याद दिला देता हूँ अगर आप लोग भूल रहे हो। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है तो आखिर में क्या हुआ है कि जिस कार्बन के ऊपर आकर आपका इलेक्ट्रोफाइल लगता है उसी कार्बन का हाइड्रोजन लूज हो जाता है। ऐसे ही हुआ है, देख लो, हर मैकेनिज्म में ऐसे ही हुआ होगा। एट द एंड वही हो रहा है। क्लियर हो गया? ये कह रहा हूँ। जी सर। ओके, अच्छा, अब अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो यहां पर से जब हाइड्रोजन हटा तो अब बाकी भी तो कार्बन एटम्स हैं जिनके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और डबल बॉन्ड्स भी हैं मौजूद अभी ना। अब जब एक कार्बन के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है तो बाकी 5 कार्बन ने क्या बिगाड़ा है? इलेक्ट्रोफाइल तो बाकी 5 कार्बन पे भी ऐड हो सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड तो स्ट्रक्चर में अभी भी है, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन अभी भी है। कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आके अटैच होता है इस कार्बन के पास, मान लो ई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हुआ तो अटैच हो जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। इधर डी इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हुआ, अटैच हो जाए, इधर से हाइड्रोजन हट जाएगा। ऐसे ही इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी होगा। क्या ख्याल है? यस सर। ये समझा रहा हूँ, ये बात सबको समझ में आ गई? जी सर। बस ठीक है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट अब है कि कोई भी मॉलिक्यूल इस एक के लगने के बाद अब जब अटैच होगा ना रिंग के ऊपर, तो वो किस पोजीशन पर अटैच होगा इसका फैसला ये पहले लगे हुए मॉलिक्यूल ने करना है। आपने घर रेंट आउट करना है, आप मालिक मकान हो, तो आने वाला किराएदार कहां रहेगा इसका फैसला आप करोगे, कोई और नहीं करेगा। ये किराएदार हैं, ये किराएदार किस कार्बन पे जुड़ेंगे यानी किस फ्लोर पे रहेंगे इसका फैसला आपने करना है। अच्छा, याद रहे कि घर आपका नहीं है, घर तो उस बुढ़ी आंटी का है। रिंग जो है ना, इस वाले एटम की जागीर थोड़ी है। ये एटम ओनर थोड़ी है रिंग का। रिंग का ओनर तो कोई और है, लेकिन ये अटैच हुआ। जब ये अटैच हुआ, वही है बात कि घर बना, आंटी मर गई, अब रिंग का जाहिरी ओनर ये बन चुका है। अब जो भी आने वाला अटैच होगा वो इस वाले एटम की मर्जी से अटैच होगा, अपनी मर्जी से अटैच नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई मेरी? यस जी सर। कहानी से रिलेट कर लिया? जी। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। इलेक्ट्रोफिलिक, बेटा दोबारा कहिएगा। सर मैं कह रही हूँ कि पोजीशंस किन बेसिस पे दी जाएगी? पोजीशन की बेसिस जो है वो अभी मैंने बताई नहीं है, मैं अभी डिस्कस करूंगा पोजीशन की बेसिस। अभी सिर्फ इतना बताया है कि पोजीशन दे कौन सी होगी वो सिलेक्ट ये वाला करेगा जो पहले से लगा हुआ है। अब बेसिस क्या होगी वो टॉपिक इन डिटेल है, तो आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं वापस आ रहा हूं केमिस्ट्री की जानिब। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड का मतलब क्या है? वो बेंजीन जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी उसके ऊपर पहले से कोई लगा हुआ हो, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट करें। ये जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है वो क्या लिखा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। यानी पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई सिर्फ बेंजीन की, अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने वाले हैं ऐसे बेंजीन की जिसके ऊपर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ हो, यानी कि उस रिंग का, उस जैसे ये जो कंपाउंड्स आप देख रहे हो नीचे जो मैंने एग्जांपल दी है, इन कंपाउंड्स में रिंग के ओनर इटसेल्फ रिंग नहीं है, मर्जी रिंग की नहीं है, मर्जी इन अटैच मॉलिक्यूल्स की है जो रिंग के ऊपर लगे हुए हैं।
These are the owners of ring now. अब अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स पर कोई और मॉलिक्यूल ऐड करना चाहूं तो वो मॉलिक्यूल इन 5 में से किस कार्बन पर अटैच होगा, वो इन मॉलिक्यूल की मर्जी से तय होगा, रिंग की मर्जी से या आने वाले मॉलिक्यूल की मर्जी से तय नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये हमारे पास, ओहो ओरिएंटेड बेंजीन लिख दिया, ये ओरिएंटेड नहीं है बेटा, ओरिएंटेशन है, सॉरी। ये जो अमल है, इस टॉपिक को हम ओरिएंटेशन इन बेंजीन कहते हैं, और ये टॉपिक इन डिटेल है, यानी कि बेंजीन के ऊपर जो पहले से लगा हुआ होगा वो फैसला करेगा आने वाला अब कहां और कैसे लगेगा। ठीक है? अच्छा, अब ऐसा करने से या जब ऐसा होता है कि बेंजीन के ऊपर हम तो फैसला नहीं कर पा रहे, मतलब रिंग तो फैसला नहीं कर पा रहा कि कौन अटैच होगा, ये तो बल्कि जो मॉलिक्यूल अटैच हुआ है वो फैसला कर रहा है। तो अब ऐसे में होता क्या है, ऐसे में क्या चीजें, पूरी बात लफ्जों में तफसीलन लिखूंगा और इन्हीं लफ्जों, यही लफ्ज मेरी एक्सप्लेनेशन भी होंगे, क्योंकि इस बात को लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप बाद में भी पढ़ें तो आपको ये याद रहे, वरना ये चीज बहुत जल्दी भूल जाते हैं। व्हेन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड benzene now monosubstituted benzene compound undergoes further इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि पहले से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक मरतबा उस पर हो चुकी है, तभी वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, सिर्फ बेंजीन नहीं है। ठीक है? अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो फिर ग्रुप ऑलरेडी, जो ग्रुप पहले से मौजूद होगा, प्रेजेंट ऑन द रिंग, already present on the ring, decides, ये डिसाइड करेगा where next incoming group should attach, आने वाला इनकमिंग जो ग्रुप है वो किधर अटैच होगा, इसका फैसला किसके हाथ में, इसका फैसला रिंग में मौजूद जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसके हाथ में। ठीक है? जो पहले से ही लगा हुआ है। अब जो पहले से लगा हुआ है ग्रुप, उसके लगे होने से बेंजीन के रिंग पर किस तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं ये समझते हैं सबसे पहले। अब बारी बारी इफेक्ट्स और फिर उसकी डिटेलिंग, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब समझते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, इट मे कॉज द रिंग टू बी एक्टिवेटेड or more reactive than benzene ring। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, it may cause the ring to be deactivated or less reactive than
बेंजीन रिंग। ठीक है, क्या कह रहा हूं भाई? ये कह रहा हूं कि ये जो पहले से लगा हुआ ग्रुप है रिंग पर, बेंजीन पर, ये खुद अटैच होने के बाद या तो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बहुत बढ़ा देगा या फिर ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बहुत कम कर देगा। दो में से कोई एक काम करेगा ये। ठीक है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को या तो ये बहुत बढ़ा देगा या तो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बहुत कम कर देगा। अब मान लो, वैसे तो ये बात सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, हम ऐसे कोई मेजरिंग वैल्यूज नहीं है, लेकिन चूंकि आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है तो आप इससे समझ लोगे। मान लो मेरे पास बेंजीन है और बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी वैल्यू है 100। ठीक है, अब मैंने इस बेंजीन रिंग पर कोई और एक मॉलिक्यूल ए अटैच किया और एक और बेंजीन रिंग पर कोई और एक मॉलिक्यूल अटैच किया, इट इज बी। अब ए के अटैच होने के बाद जब ए बेंजीन रिंग पर अटैच हुआ तो, और जब बी बेंजीन रिंग पर अटैच हुआ तो, देखो बेंजीन की इटसेल्फ अपनी रिएक्टिविटी 100 है, ए ने अटैच होकर इसकी रिएक्टिविटी को कर दिया 200 और बी ने अटैच होकर इसकी रिएक्टिविटी को कर दिया 50। तो यहां पर एक्टिवेशन हुई, रिंग एक्टिवेशन, यानी कि रिएक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और यहां पर क्या हुआ, यहां हुआ डीएक्टिवेशन, एक्टिवेशन, और यहां पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई। ठीक है बेटा, एक जगह रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई, एक जगह रिएक्टिविटी डिक्रीज हुई। पहले बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी 100 थी, अब जब एक मॉलिक्यूल उस पर लग गया, याद रहे कि ये एक मॉलिक्यूल लग जाने के बाद है, यानी जब तक बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं होगा, यानी उसके ऊपर पहले से कोई और मॉलिक्यूल आकर नहीं लगेगा, तब तक उसकी रिएक्टिविटी ना कम हो सकती है ना रिएक्टिविटी ज्यादा हो सकती है। अच्छा सर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा? ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने वाला है और कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने वाला है, ये हमें अभी तो पता नहीं चलेगा। ये सवाल आपका वैलिड है और इस सवाल की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है, वो भी मैं दूंगा थोड़े से टाइम में। ठीक है, अभी तक कहीं बात समझ में आ गई, ये वाली जो बात मैंने करी? जी सर। ठीक है, यानी कि बेंजीन पे लगा हुआ पहला ग्रुप सिर्फ ये फैसला नहीं करता कि आने वाला कहाँ लगेगा, बल्कि वो पहला लगा हुआ ग्रुप बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम या ज्यादा भी करता है। यानी अब दो बातें हो गई, पहले तो सिर्फ एक बात थी कि आने वाले का फैसला करेगा कि वो कहाँ रहेगा, और अब दूसरी बात क्या ऐड हो गई है कि भाई सिर्फ फैसला नहीं करना इसने, बल्कि वो ये भी काम कर रहा है कि रिएक्टिविटी रिंग की कम या ज्यादा कर रहा है। ठीक है, अच्छा बेंजीन रिंग को मैं जरा ड्रॉ कर रहा हूं, और अगर हमारे पास कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जैसे ये एक मेरे पास मैं ड्रॉ कर रहा हूं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो इसमें एक पोजीशन जहां पर पहले से सब्स्टिट्यूशन हुई भी है, ये पोजीशन तो फिक्स है, इसके बाद की जो दो पोजीशंस हैं उनका अपना एक नाम है, इनको कहते हैं ऑर्थो पोजीशंस।
ठीक है। और ये जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा वो होगा पैरा, और जो ऑर्थो और पैरा के बीच में दो पोजीशंस होंगी ये दो कहलाएंगी मेटा। अब ये सर ऑर्थो पैरा मेटा क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है, जस्ट पोजीशंस हैं, नाम दिए हुए हैं कार्बन एटम्स को। उन कार्बन एटम्स को बेंजीन रिंग में जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो पहले से। पहचान क्या है इनकी? अच्छा, अगर कोई पहचान ऐसे याद रखता है कि यार ऊपर वाले दोनों ऑर्थो है, बीच वाले दोनों मेटा है और सबसे नीचे वाला पैरा है, तो बेटा इसमें आप गलती कर सकते हैं। असल में पहचान ये नहीं है। हाँ, आप ऐसे पहचान बना सकते हो याद रखने के लिए, लेकिन असल पहचान ये नहीं है। पहचान असल क्या है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है पहला वाला, उसके जो नेबर्स हैं दोनों, वो दोनों ऑर्थो होंगे। उसके बाद वाले जो दो पोजीशंस हैं दोनों ऑर्थो के बाद, वो मेटा है, और उसके बाद वाली पोजीशन पैरा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो अभी तो मैंने ये टॉप पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाया था। मिसाल के तौर पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बजाय टॉप पे लगे होने के यहां लगा है, ये लगा हुआ, तो क्या अभी भी इस नीचे वाले को आप पैरा बोलोगे? जवाब है नहीं। अब ये दोनों नीचे वाले, ये दोनों ऑर्थो हैं, और ऑर्थो के बाद जो दो हैं ये दो मेटा हैं, और ये है पैरा। पैरा हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के ऑपोजिट वाला होगा। यानी पहचान आपने ऊपर, उसके बीच वाला और नीचे वाला पहचान नहीं रखनी, बल्कि पहचान क्या रखनी है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के जो पड़ोस में दोनों होंगे वो ऑर्थो होंगे, दोनों ऑर्थो के बाद जो दोनों पोजीशन होंगी वो मेटा होंगी, और मेटा के बाद जो लास्ट पोजीशन होगी वो पैरा होगी। सर ठीक ये है? रिपीट करें। ये जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बेंजीन पर लगा होगा, ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के जो बाद वाली दो कार्बन की पोजीशंस होंगी वो ऑर्थो पोजीशंस कहलाएंगी। उसके बाद वाली दोनों मेटा, और सबसे लास्ट वाली पोजीशन पैरा कहलाएगी। पहचान आप कभी भी इसकी ये मत बनाना जैसे अक्सर बच्चे बनाते हैं कि जो ऊपर वाले दोनों शोल्डर्स हैं वो ऑर्थो हैं, नीचे वाली जो दोनों टांगे हैं, पिंडलियां हैं, ये मेटा है, और नीचे वाला जो टांग है वो पैरा है। सही है? ऐसी पहचान मत बनाना, ये पहचान गलत हो सकती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सब्स्टिट्यूएंट बजाय स्टॉप पोजीशन की यहाँ लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो फिर अभी भी ये दोनों ऑर्थो नहीं है, बल्कि सिर्फ ये और ये ऑर्थो हैं। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन मेटा है, और ये वाली पोजीशन पैरा है। पहचान क्या बनाओगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बाद वाली दोनों पोजीशन ऑर्थो, उसके बाद वाली दोनों पोजीशन मेटा, और सबसे लास्ट वाली पोजीशन पैरा। क्लियर? यस सर। अरे वाह, ये कौन था? अच्छा जी, अब एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं। इट में डायरेक्ट, अब ये इट कौन है? ऑलरेडी अटैच ग्रुप, जो पहले से ही अटैच ग्रुप हो। इट में डायरेक्ट नेक्स्ट ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ये डायरेक्ट कर देगा, या फिर इट में
डायरेक्ट नेक्स्ट ग्रुप टू मेटा पोजीशन। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं की मैंने, ये कोई नई बात नहीं की है मैंने, ये पुरानी बात है। याद है सबसे पहले जब मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि ये जो पहले से लगे हुए ग्रुप होंगे, सिर्फ यही 4 नहीं और भी हो सकते हैं, जो पहले से लगे हुए ग्रुप होंगे ये फैसला करेंगे कि आने वाला ग्रुप कौन सी पोजीशन पर लगेगा। यही बात हमने शुरू की थी। यस बोलो। सर। ठीक है, तो अब ये फैसला करेंगे कि आने वाला ग्रुप कौन सी पोजीशन पर लगेगा। तो हमारे पास वैसे तो 3 पोजीशंस हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा, लेकिन ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये आने वाले ग्रुप को 2 ही जगह लगा सकते हैं, ऑर्थो और पैरा या मेटा। यानी कि ऑर्थो पैरा एक ग्रुप है और मेटा अलग ग्रुप है। पोजीशन 3 है लेकिन 2 ग्रुप्स हैं, ऑर्थो पैरा का एक अलग ग्रुप है और मेटा अलग है। वो घर खानदान में होता है ना, अगर 3 बहन भाई हैं तो 2 की आपस में बहुत अच्छी पटरी होती है, 2 की आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, साथ घूमना फिरना खाना पीना सब हो रहा होता है, और तीसरे वाले से फड्डा रहता है। नॉर्मली फैमिलीज में ऐसा होता है, कहीं कहीं सब बिल्कुल मिलजुल के भी रहते हैं और कहीं कहीं थोड़ा ये अटैचमेंट वाला फर्क भी होता है। तो ऐसा ही है, 3 भाई हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। इसमें ऑर्थो और पैरा की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन मेटा से इन दोनों का आपस में हमेशा फड्डा ही रहता है तीनों ही भाई। तो आने वाला जो ग्रुप है मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो पहले से लगा हुआ है, वो आने वाले ग्रुप को या तो ऑर्थो और पैरा के पास भेजेगा या फिर मेटा के पास भेजेगा, तो उनमें से कोई एक। क्लियर हो गया? जी सर। कोई भी सवाल या कंफ्यूजन? नो। नो सर। ओके ओके, सो आज के लिए यहीं तक रखेंगे बात। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा,